हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 सिविक्स क्लास 7 का, जिसका नाम है विमेन चेंज द वर्ल्ड। तो इसका पहला टॉपिक है, इससे हम स्टार्ट करते हैं, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। तो इससे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है रोज़ी मैम की क्लास का, जहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन चल रहा है और उसमें जो बच्चे हैं वो मैन और वेमेन की पिक्चर बना रहे हैं कि वो कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे बड़े होकर। तो जो वेमेन को वो बना रहे हैं तो नर्सेज बना रहे हैं और मैन को आर्मी ऑफिसर्स बना रहे हैं। तो रीज़न इसके पीछे यहाँ पर बताया गया है कि वो ऐसा सोचते हैं, they feel that outside the home too women are good at only certain jobs कि घर के बाहर भी women जो है वो कुछ certain jobs के लिए ही suitable हैं, वो सिर्फ वही वाला काम कर सकती हैं। जैसे कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि women बहुत अच्छी नर्सेज बन सकती हैं क्योंकि वो बहुत पेशेंट होती हैं और जेंटल होती हैं। ये फैमिली में जो उनका रोल होता है इससे लिंक किया गया है कि वो कैसे पेशेंट और जेंटल होती हैं। Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. और इसमें यह भी कहा गया है कि ये माना जाता है कि साइंस के लिए टेक्निकल माइंड चाहिए और गर्ल्स और वीमेन के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दी स्टीरियोटाइप्स के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्लास 6 में, कि स्टीरियोटाइप क्या होता है। ये धारणाएं होती हैं जो पुराने समय से चलती आ रही होती हैं, जो बुजुर्ग कहते हैं, फिर उसके बाद उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे कहते आते रहते हैं, जिनका कोई रीज़न किसी को पता नहीं होता, लेकिन फिर भी बस ये कहते हैं कि ये कहा जाता है समाज में, तो उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। उनके बेस पे ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। It is important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them. कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बच्चे चारों तरफ से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उन पे पढ़ाई का भी प्रेशर है, उन पे करियर का भी प्रेशर है और बहुत सारा अलग अलग प्रेशर है। समटाइम्स दीज कम इन फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम एडल्ट्स। तो ये प्रेशर कई बार एडल्ट्स की डिमांड की वजह से भी आता है, जो उनसे वो डिमांड कर रहे होते हैं कि 90% चाहिए, 95% चाहिए, ऐसे वाली जो डिमांड होती हैं। या फिर कई बार उन्हें एडमिशन के जो टेंशन्स होती हैं, वो सारे प्रेशर्स होते हैं उनके माइंड पे। या फिर वो अनफेयर टीजिंग उनके जो फ्रेंड्स उनके साथ करते हैं, उसकी वजह से भी वो प्रेशर में आ जाते हैं। बॉयज़ को ये प्रेशर होता है कि वो गुड सैलरी मिले, गर्ल्स को ये प्रेशर होता है कि उन्हें दूसरे घर में शादी करनी है जाके। ये सारी बातें इसमें यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर लर्निंग फॉर चेंज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। गोइंग टू स्कूल एज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। कि स्कूल जाना हमारी लाइफ का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्कूल में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और जैसे जैसे ज़्यादा बच्चे स्कूल जाने लगते हैं हर साल, तो हमें ऐसा वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो स्कूल। तो हमें ये लगने लगता है कि स्कूल जाना बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. तो ये हमारे लिए सोचना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि कुछ जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल और लर्निंग बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बाउंड्स है, मतलब कि अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन ऐसा पास्ट में जो रीडिंग की स्किल थी, राइटिंग की स्किल थी, वो बहुत ही कम लोगों के पास होती थी, जबकि आजकल सारे लोग ही ऑलमोस्ट रीड राइट कर सकते हैं। बहुत सारे जो चिल्ड्रन हैं, वो चिल्ड्रन थे पहले के जो होते थे, वो फैमिलीज़ के साथ ही काम करते थे अपने, या फिर एल्डर्स के साथ ही। जो गर्ल्स थी उनकी सिचुएशन तो बिल्कुल वर्स थी। जो कम्युनिटीज़ थी जहाँ पर सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता था, वहाँ पर डॉटर्स को, लड़कियों को बिल्कुल भी एक शब्द भी पढ़ने की इजाज़त नहीं होती थी। तो जहाँ जिन फैमिलीज़ में पॉटरी, वीविंग, क्राफ्ट, इन सारी चीज़ों को सिखाया जाता था, वहाँ पर भी डॉटर्स और वीमेन का बिल्कुल सिर्फ एक असिस्टेंस का सपोर्ट वाला ही काम होता था। बाकी जो मेन काम था वो मैन ही किया करते थे।
तो 19th सेंचुरी में मतलब 1800s में बहुत सारे नए आइडियाज़ एजुकेशन और लर्निंग को लेकर इमर्ज होने लगे, मतलब शुरुआत उनकी होने लगी। स्कूल्स बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगे और जो कम्युनिटीज़ जहाँ पर रीडिंग राइटिंग बिल्कुल भी नहीं होती थी वहाँ पे भी वो स्टार्ट होने लगी और बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए। लेकिन इसके खिलाफ मतलब गर्ल्स को एजुकेट करने के खिलाफ बहुत ज़्यादा ओपोजिशन था अभी भी। Yet many women and men made efforts to open schools for girls. तब भी क्या कर रहे थे, बहुत सारे लोग इसके लिए कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि गर्ल्स के लिए भी स्कूल्स अलग बनाए जाए और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े रीड और राइट करने के लिए, सीखने के लिए। तो इसमें राज सुंदरी देवी की एक स्टोरी दी हुई है जो वेस्ट बंगाल में बॉर्न हुई थी करीब अब से 200 साल पहले, जो 1800 में बॉर्न हुई थी। एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला। तो उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी थी, खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी एट द एज ऑफ 60। तो उनकी जो बुक का नाम था वो था अमर जीवन। अमर जीवन ये फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी है, एक इंडियन वुमेन के द्वारा लिखी गई। तो पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ था जब एक इंडियन वुमन ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और वह छपी थी। राज सुंदरी देवी एक हाउसवाइफ थी, एक रिच लैंडलॉर्ड्स की फैमिली में से थी। और उस समय क्या होता था, ऐसा माना जाता था कि अगर एक औरत पढ़ना लिखना जान जाती है तो फिर वो बैड लक ले आएगी अपने हस्बैंड के पास और वो एक विडो बन जाएगी, मतलब उसका पति जो है वो मर जाएगा। डिस्पाइट दिस शी टॉट हरसेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज। तो लेकिन फिर भी उसकी मैरिज के बाद वो अपने आप को मतलब उसने पढ़ाया लिखाया, वो पढ़ी लिखी ये छुप के अपने सारे फैमिली से, ताकि किसी को पता ना लग जाए। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन। वो शाम को ही मतलब शुरू कर देती थी पढ़ाई करना, और वो ऐसा तब तक मिडनाइट तक करती रहती थी, आधी रात को भी पढ़ती रहती थी और वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेती थी इन बिटवीन में। वो सिर्फ 14 साल की थी तब जब उसकी शादी भी हो चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग। लॉन्गिंग क्या होता है, डिज़ायर, इच्छा, उसकी बहुत बड़ी इच्छा थी। आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट। तो वो एक रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ना चाहती थी, उससे वो पहले पढ़ना सीखना चाहती थी कि वो कैसे पढ़ा जाता है। अनलकी इन दोज डेज वीमेन वर नॉट एजुकेटेड। तो वीमेन बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड होती थी उस समय, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, उनके पास अपॉर्चुनिटी ये नहीं होती थी। लेटर आई बिगैन टू रिजेंट माई ऑन थाट्स। तो बाद में क्या करने लगी, वो अपने ही थाट्स को रिजेंट करने लगी, मतलब अपने ही थाट्स के अपोजिट होने लगी। तो वो सोचने लगी कि मेरे साथ ऐसा मतलब मेरे साथ ऐसा क्या गलत हो रहा है। वीमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट। तो उसका कॉन्फिडेंस लूज होने लगा और वो ये सोचने लगी कि कोई भी जो औरतें हैं वो रीड नहीं कर पाती हैं तो मैं कैसे कर लूँगी। उसको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस वो खोने लगी। दैट देन आई हैड अ ड्रीम, आई वॉज रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भगवत। तो वो एक किताब पढ़ रही थी चैतन्य भगवत की, मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ रही थी। तो उसी दिन में जब वो किचन में कुकिंग कर रही थी, उसने अपने हस्बैंड को अपने सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, बपिन, आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भगवत हेयर, व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन। तो उसने कह दिया कि मैं अपनी ये चैतन्य भगवत यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ और जब मैं इसके लिए पूछूंगा तो तुम ये अंदर ले आना। He left the book taken inside. I secretly took out a page and hid it carefully. तो वो जब बुक लेके जा रहा था उसके पहले ही इसने वहाँ से पेज एक फाड़ लिया उसमें से और उसको छुपा कर अपने पास रख लिया। तो ये बहुत ही एक मुश्किल चीज़ थी उसको छुपा कर रखना, और ताकि वो किसी के भी हाथों में चली ना जाए। My eldest son was practicing his alphabets at that time. I hid one of them as well. तो वो उसका जो सबसे बड़ा बेटा था वो उस टाइम पे अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करता था और उसमें से भी एक उसने पेज फाड़ कर अपने पास रख लिया। At times I went over that trying to match letters from that page with the letters that I remembered. तो जो लेटर्स उसको याद होते थे राज सुंदरी देवी को, वो उनसे मैच किया करती थी
जो उसमें पेज पर लिखे होते थे। तो वो सारे वर्ड्स को मैच करने लगी थी। आई वुड तो पूरे दिन में जो वो वर्ड्स को सुनती थी उनको उसमें मैच करने लग जाती थी कि उसमें क्या लिखा हुआ है समझने के लिए, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था। विद ट्रेमेंडस केयर एंड एफर्ट एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न हाउ टू रीड। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के एफर्ट करने के बाद वो सीख गई कि कैसे पढ़ा जाता है। अल्फ़ाबेट मतलब कि वो पढ़ना सीखने के बाद राज सुंदरी देवी को चैतन्य भगवत भी पढ़नी आ गई और वो पढ़ी उसने। Through her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's lives in those days. तो अपनी ही राइटिंग में उन्होंने अपनी स्टोरी को लिखा, ऑटोबायोग्राफी को लिखा, जिससे सभी लोग जान पाए कि पहले की जो विमेन थी उन पे क्या बीतती थी और उनकी कैसी सिचुएशन रहा करती थी। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, तो ये तो हमने देखी एक पुरानी स्टोरी। अब चलते हैं हम आज के दौर में, जब स्कूलिंग और एजुकेशन आज कैसी होती है। अब आज क्या होता है, बॉयज़ और गर्ल्स एक ही स्कूल में बहुत बड़े बड़े नंबर्स में जाते हैं, बहुत लार्ज स्केल पर जाते हैं। येट एज वी विल सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ और गर्ल्स के एजुकेशन में अभी भी डिफरेंस है। इंडिया में हर 10 साल बाद सेंसस होता है जिसमें पूरी पॉपुलेशन कंट्री की गिनी जाती है। तो इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ली जाती है, मतलब जो लोग रह रहे हैं देश में, जैसे कि उनकी एज, स्कूलिंग और वो क्या काम करते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ऐसा पता लगाया जाता है कि कितने लोग लिटरेट हैं, मतलब कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने उसमें मेन हैं, कितने वेमेन हैं, ये सारी चीज़ें उसमें पता लगाई जाती हैं। तो 1961 के सेंसस में क्या था कि 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मैन वर लिटरेट। तो ऐसा पाया गया कि बॉयज़ और जो मैन हैं वो तो 40% पढ़े लिखे हैं और जो गर्ल्स और वीमेन है वो सिर्फ 15% पढ़ी लिखी है। और जो अभी लेटेस्ट डाटा हुआ है 2011 का सेंसस, उसके बाद कोई सेंसस अभी हुआ नहीं है। तो उस डाटा में क्या है कि बॉयज़ और मैन वाला जो डाटा है वो 82% पे पहुंच गया है और गर्ल्स और वीमेन वाला डाटा 65% पर पहुंच गया है। तो इसका क्या मतलब है कि मैन और वुमेन का जो प्रोपोर्शन है वो जो रीड और राइट करने का प्रोपोर्शन है have at least some amount of schooling has increased, कि उससे ये पता लगता है कि स्कूलिंग अब बढ़ गई है और गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन परसेंटेज में फिर भी अभी भी देखा जा सकता है कि मेल ग्रुप का अभी भी हाइयर है फीमेल ग्रुप से और गैप अभी तक बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक जो टेबल दिया हुआ है बॉयज़ गर्ल्स का कि कौन कौन कितना कितना पढ़ा हुआ है, उससे हमें ये पता लगता है कि SC और ST जो गर्ल्स हैं वो स्कूल को छोड़ देती हैं बाकी गर्ल्स से ज़्यादा। मतलब बाकी गर्ल्स अगर स्कूल को नहीं छोड़ती हैं तो SC ST छोड़ देती हैं। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित, SC एंड आदिवासी ST बैकग्राउंड्स आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। तो ऐसा पाया गया है कि SC और ST जो लड़कियां हैं वो स्कूल में बहुत कम जाती हैं। 2011 के सेंसस में भी ये पाया गया कि मुस्लिम गर्ल्स तो बिल्कुल SC और ST से भी कम जाती हैं, वो प्राइमरी स्कूल को भी कंप्लीट नहीं करती है। While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years, girls from other communities spend around 4 years in school. ऐसा बताया गया कि मुस्लिम गर्ल जो है वो सिर्फ 3 साल के लिए स्कूल जा पाती है, उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है। तो बहुत सारे इसमें रीज़न्स है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटीज़ से स्कूल क्यों नहीं जाते हैं बच्चे। In many parts of the country, especially in rural and poor areas, there may not be even proper schools, nor teachers who teach on a regular basis. तो देखिए पहला रीज़न तो ये है कि स्कूल ही नहीं है प्रॉपर, टीचर्स ही नहीं आते वहाँ पे प्रॉपरली, ठीक है। और दूसरा कारण पावर्टी है कि बहुत जो फैमिलीज़ हैं वो पुअर हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो एजुकेट कर सकें अपने बच्चों को। और तीसरा कारण कि वो लड़कों को कई बार ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी जाती है कि अगर उनके पास पैसा इतना नहीं है और वो एक को ही पढ़ा सकते हैं तो वो लड़कों को चुन लेते हैं। फिर है विमेंस मूवमेंट।
तो अब औरतों ने और लड़कियों ने women and girls now have the right to study and go to school. उनके पास अब राइट हो गया है कि वो स्कूल जा सकती हैं और वो पढ़ सकती हैं। तो अदर स्फीयर्स भी हैं इसमें, जैसे कि लीगल रिफॉर्म है, वायलेंस है, हेल्थ है, जहाँ पर सिचुएशन विमेन की और गर्ल्स की इम्प्रूव हो चुकी है। ये सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली नहीं हुए हैं। विमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल्ड। विमेन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है इसके लिए, और कलेक्टिवली इसके लिए बहुत ज़्यादा विरोध किया है, और इस स्ट्रगल को एक नाम दिया गया है विमेंस मूवमेंट। इंडिविजुअल विमेन एंड विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। तो इस मूवमेंट के बहुत सारी जो विमेन है वो पार्ट हैं। तो बहुत सारे मैन भी इसको सपोर्ट करते हैं, ये नहीं है कि मैन इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। इसमें जो डाइवर्सिटी है, पैशन है, एफर्ट्स है, वो सारे बहुत वाइब्रेंट मूवमेंट इसको बनाते जा रहे हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस। तो बहुत सारे इसमें प्रैक्टिसेस ली जा रही हैं जिससे कि अवेयरनेस फैलाई जा सके और डिस्क्रिमिनेशन से फाइट किया जा सके और सबको न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके। फिर कैंपेनिंग हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीमेंस मूवमेंट। कि जो वीमेन है वो कैंपेन करती हैं, गली गली जाकर इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ, और सरकार से मांग करती हैं कि उन्हें भी राइट्स दिए जाएं, विमेंस राइट्स दिए जाएं। Similarly, efforts made by women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी इनके लिए गाइडलाइंस इशू की हुई हैं। बहुत सारे इनके लिए कानून भी बनाए हुए हैं कि इनके खिलाफ कोई अगर कोई बोलता है या इनके खिलाफ हैरेसमेंट होती है तो बहुत सख्त कानून बने हुए हैं। तो 1980s का यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि वुमेंस के जो ग्रुप हैं वो डाउरी डेथ, मतलब जो लोग वो डाउरी देने से मना कर देते हैं तो उन्हें मार दिया जाता था, उसके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है। तो फिर उसके लिए कानून भी बन चुका है। वो सारी बात यहाँ पर बताई गई है। शोइंग सॉलिडारिटी कि जो विमेन हैं, अबाउट शोइंग सॉलिडारिटी विद अदर विमेन एंड कॉजेज। तो वो आपस में सॉलिडारिटी दिखाती हैं, वो बहुत ब्रेवरी दिखाती हैं। ये सारी बात है यहाँ पर बताई गई है। फिर है एक्सरसाइजेज और ग्लोसरी, जिसे आप पूछ भी सकते हैं कमेंट्स में अगर ना समझ आए तो। ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वे ऑफ टीचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो and subscribe the channel.